एवरीबॉडी, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रकरण को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ, मूल विधि को लेकर के। जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हो, एक ऐसी परीक्षा है जिसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन है। मैं एक लंबे समय से विविध प्रकार की परीक्षाओं से के पठन पाठन से जुड़ा हुआ हूँ, कई सब्जेक्ट्स को लेकर के भी, लेकिन आज मैं आपके सामने मूल विधि को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरा नाम जयशंकर मिश्रा है, एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और मूल विधि को लेकर के जो आपका प्रोसीजर है उस पर मैं बात करूँगा। मैं अपने विषय वस्तु को लेकर के चलूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। जेम्स शेलन एक बहुत बड़े विचारक रहे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने सूत्र दिया, ही प्रोवाइडेड स्पेशली सच फॉर्मेट सच फार्मूला। सूत्र क्या दिया? क्योंकि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें जो आपके अंदर एक भयावहता, जो एक परिस्थितियां अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल हो जाती हैं, उससे कैसे अपनी लड़ाई आप लड़ोगे, और ये चीज़ें जो आप पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को कैसे समावेश कर पाओगे, उस पर बात है। एलन ने लिखा फेथ इन द सुप्रीम, उन्होंने बड़ी बात कही, फेथ इन द सुप्रीम यू कैन फाइंड आउट, फेथ इन द सुप्रीम। ओके गाइस, एक फॉर्मेट दिया। दूसरा फॉर्मेट उन्होंने मेंशन किया, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ। अभी मैं डिटेल कर रहा हूं इसका, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ। Okay guys, very exactly, faith in overruling law, faith in overruling law, faith in yourself, faith in yourself, faith in yourself. Okay guys, there are 3 points just you are going to get. अभी मूल विधि के पहले मैंने इसकी चर्चा क्यों की? क्योंकि ये विधि से ही रिलेटेड है, ये विधि का ही स्वरूप है। कैसे आप विधि को लेकर के आगे बढ़ोगे, तो उसके पहले एक का पूर्वाभ्यास है। इट्स अ प्री प्रैक्टिस यू कैन से। फेथ इन द सुप्रीम, ईश्वर में विश्वास। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, उसके नियमों में विश्वास। फेथ इन योर सेल्फ, और अपने ऊपर विश्वास। और यही नहीं, फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर वर्क, और आगे बढ़ा करके उन्होंने कहा एंड इन योर वर्क, एंड इन योर वर्क। ओके गाइस, एंड इन योर वर्क। ये जब चीजें आपके पास आ जाएंगी तो लेखक का मानना क्या है? लेखक ने लिखा, फिर इसके बाद समीकरण उसने क्या दिया, हियर इज द रॉक। ये पूरे समीकरण का जो सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, का हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है अपॉन विच यू कैन बिल्ड योर अचीवमेंट, जहां आप अपनी उपलब्धियों के राजमहल खड़े कर सकते हो। ये मैंने एक सूत्र दिया। दुनिया के जितने बड़े लोग, जितने बड़े विचारक आप देख रहे होंगे, उन सब ने इन सबको फॉलो किया है। अब मैं आपसे सीधे इस बिंदु पे आता हूं, आपके मूल विधि, जो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में, जो आप परीक्षा देने जा रहे हो, जो एग्जामिनेशन आप हैंडल करने जा रहे हो, उसको कैसे आप एडजस्ट करोगे, उस पर ये चर्चा है। वेरी एग्जैक्टली आई वांट टू एक्सप्रेस दिस प्रोसीजर गाइस। अब समझना यह है आपको, मूल विधि को पढ़ने के पहले आखिर विधि क्या है। सबसे बड़ी बात बनती है वाकई विधि, आप व्हाट इज लॉ, ये बात आप समझ लें। ऑस्टिन एक बहुत बड़े जूरिस्ट, बहुत बड़े विधि शास्त्री हुए, उन्होंने ऑस्टिन महोदय ने
ऑस्टिन ने विधि को परिभाषित करते हुए लिखा है, मतलब बहुत सी परिभाषाएं विधि को लेकर के आती हैं, लेकिन एक बड़ी समीचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, ऑस्टिन महोदय ने लिखा है, विधि संप्रभुता का समादेश है, समादेश है। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए, पहले मूल विधि को समझ लीजिए, तब आप उसके पूरे प्रोसीजर को समझने की पोजीशन में आ पाएंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न मूल विधि के की प्रकरण से नहीं है, लेकिन उसका जो रोल है, जो पार्ट है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब कार्य करेंगे, बहुत बड़ी भूमिका में आपके लिए आएगा ये। FIR, NCR के डिफरेंसेस क्या हैं, इन पर चर्चा होगी। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, इन सारे प्रोसीजर्स पे हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होगा, जानकारी के अभाव में यहां NCR होना चाहिए तो वहां हम FIR लिख देते हैं। हालांकि NCR को FIR में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन उसके प्रकरण है, उसके प्रोसेस है, ऐसे नहीं हो जाता। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया आखिर विधि क्या है, व्हाट इज लॉ। विधि संप्रभुता का समादेश उन्होंने बताया। संप्रभुता और समादेश को जरा समझने की कोशिश करिए। संप्रभुता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो नियम कानून खुद बना सकता है, जिसके ऊपर कोई और नहीं है, सुप्रीम है वो। जैसे गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, ओके, गवर्नमेंट, ये क्या है, ये संप्रभुता ली हुई है। तो ऐसी पोजीशन में आप कह सकते हैं, जो सरकार है उसके अंदर पावर है, उसके अंदर एबिलिटी है। फिर अभी समादेश क्या है, समादेश का मतलब है दंड का प्रावधान। ये जो समादेश, जो शब्द मैंने यहां पे संकेत किया है, जिसको बहुत बड़े विधिशास्त्री ऑस्टिन ने मेंशन किया, समादेश, दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। ओके गाइस, अब इसमें समझना आपको क्या है, सरकार ने या गवर्नमेंट ने नियम कानून बना दिए। नियम कानून के पालन कराने के लिए अगर दंड का प्रावधान नहीं होगा तो अच्छे ढंग से पालित नहीं हो सकता। जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे, हेलमेट की प्राथमिकता को दिया गया। हेलमेट आप नहीं लगाएंगे, उसके लिए चालान की बात क्यों की गई, क्योंकि वो दंड का प्राविधान है। कभी कभी कुछ लोग, जबकि उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन फिर भी उसको लोग नहीं हैंडल करते, लेकिन चालान के डरबस ही सही, कम से कम हेलमेट लगाते तो हैं। तो इसलिए दंड का प्रावधान है, इसलिए आवश्यकता इस बात की पड़ी। तो इसके अध्ययन की स्थिति कहां से बनी, अब तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑस्टिन ने जो प्रस्तुत किया, विधि संप्रभुता का समादेश है, इस बिंदु को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। अब आगे के क्रम को मैं बढ़ाऊं, जो इसका प्रोसीजर है विधि को लेकर के। अब इसका अध्ययन आप किन के अंतर्गत करेंगे, वह है आपका दंड प्रक्रिया संहिता है, और IPC जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ओके, IPC भारतीय दंड संहिता, पहले इसको समझने की कोशिश करें, भारतीय दंड संहिता। ओके गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता जो इसमें मेंशन किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके प्रोसीजर को वी कैन फाइंड आउट। ओके, 1860 1860, ओके, ये मेंशन किया गया है वेरी एग्जैक्टली एट ऑल। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो उसमें प्रस्तुत किया गया, भारतीय दंड संहिता के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, इस प्रोसीजर को देखिए। अब ये दोनों के अंतर्गत आप मूल विधि को
मूल विधि के सिलेबस में और जो चीज़ें आपको पढ़नी है उसकी चर्चा, उसकी व्याख्या की जाएगी। लेकिन अभी जो हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा, आखिरकार एक ही बात को या मूल विधि को समझने के लिए, मूल विधि के पॉइंट को जानने के लिए आखिरकार हमें ऐसे एक ही प्रकार के ग्रंथ को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, जबकि दोनों एक ही प्रक्रिया को लेकर चलते हैं, एक ही प्रोसीजर को लेकर चलते हैं, एक ही मूल बिंदु को लेकर चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहां समझनी है। दंड प्रक्रिया संहिता को लेकर के जो यहां पे संकेत किया गया, मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता एक मौलिक विधि है। ओके, सब्सटेंसिव लॉ जिसे कहते हैं। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस जरा समझिए। जो दंड प्रक्रिया संहिता है, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं, और सीआरपीसी किसके अंतर्गत का पॉइंट है? ये प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीडरल लॉ। अब दोनों के बीच का जरा डिफरेंस देखिए। ये आपका मौलिक विधि है जिसे हम सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं, और एक आपका ये है प्रक्रियात्मक विधि, यानी ये प्रोसीडरल लॉ। अब देखिए, बात इसमें ये समझनी है आपको, थोड़ा सा हल्का सा दंड प्रक्रिया संहिता को समझते हुए जो भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी दिया गया है उसको थोड़ा समझें, तब इसको हम डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं। अब सब्सटेंसिव लॉ यानी जो अपराध गठित होता है, जैसे कोई अपराध करता है, उसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक अपराधी हो जाता है, ओके, और एक पीड़ित हो जाता है। पीड़ित, विक्टिम, जिसे पीड़िता भी पीड़ित, दोनों उस पॉइंट पे आते हैं। यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। ओके गाइस, अब देखिए, अब ये अपराधी और पीड़ित को कैसे समझेंगे? जैसे ए ने बी के साथ मारपीट की। अब यहां पे मारपीट किसने किया? ए ने। ये यहां अपराधी हो जाएगा। और मारपीट किसके साथ हो गई है, यानी किसको चोट लगी है, किसको पीड़ा हुई है? ये बी को हुई है। ओके, ये पीड़ित हो गया। अब इसके निवारण के लिए अब हम, जैसे ए ने अपराध किया और बी के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये और बी के बीच का डिफरेंशिएशन आपने जान लिया। अब देखिए, बात आती है जैसे चोरी है। ये अक्सर इस शब्द से आप बहुत परिचित हैं। अब चोरी को गाइस ये 378 में दर्शाया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है 378 में। हाँ, धाराओं को, हाँ, कुछ चीजें इसमें आपको याद करने होंगे, तो याद करने से आपको डरना नहीं है। ऐसे हम पढ़ाते चलेंगे, आप पढ़ते चलेंगे, तुरंत तैयार होता जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम अपनाएंगे। सच प्रोसेस स्पेशली आई विल डिफाइन, यू कैन हैंडल इट वेल। ये अंग्रेजी को लेकर घबराइएगा मत, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोसीजर है उसमें है, लेकिन मैं उसका हिंदी रूपांतरण करते हुए पूरा चलूंगा। बहुत ईजी वे में आप पढ़ेंगे। तो 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है, और 379 इसमें चोरी के लिए सजा, चोरी के लिए सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान। अब चोरी के लिए सजा का क्या प्रावधान है? उसमें दिया गया है 3 साल का कारावास। ओके, कारावास, यहां पे या जुर्माना। अब देख रहे हैं, ये चोरी को लेकर के हुआ। अब देखिए, चोरी के लिए जो परिभाषा है दी गई 378 में, अब चोरी किस चीज की जा सकती है? देखिए, दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल संपत्ति, एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों प्रॉपर्टियों में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती। जैसे कोई मकान है, उसकी चोरी नहीं होगी, चल संपत्ति की होती। जैसे पेड़ है, ये चुराया नहीं जा सकता। हाँ, पेड़ कटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में रखा हुआ, कहीं कोई चुरा लिया,
तो चोरी के लिए अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि चोरी के लिए ये चीज़ों का होना आवश्यक है। कौन सी चीज़ें अपराध घटित की हैं? उसके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो चल संपत्ति होती है उसका होना आवश्यक है। और एक बात, 3 साल का कारावास और यहाँ जुर्माना दिया हुआ है, या करके हुआ। अब ये आप सोचेंगे 3 साल का कारावास कर दिया जाए। अब चोरी की प्रकृति भी देखी जाएगी। एक जो चोरी करता है, जैसे जो सेंध मारता है, वो तो अपराध गठित करता है, और एक चोरी ऐसी होती है जो हालात कर देती है, हालात की व्यवस्था होती है। कोई भूख के लिए चोरी किया हुआ है तो उसको हम सजा की तरफ नहीं ले जा सकते। इसीलिए न्यायालय, महामहिम माननीय उच्च न्यायालय या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, वहां जाकर के हम अपनी बात रखते हैं। इसलिए वो अदालत मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आप कहने लगे नहीं इसको 3 साल का सजा ही दे दी जाए, कारावास कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो जुर्माना दीजिए, छोटी मोटी चोरी है, वो हालात को जज समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वो सजा निर्धारित करते हैं। यानी उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जुर्माना देकर के छोड़ देते हैं चोरी के उस पॉइंट पे। लेकिन जो सेध मार कर करते हैं उनके लिए अपराध की स्थिति दूसरी बन जाती है। हाँ, अपराध की प्रक्रिया देखिए कैसे होती है। मैं आपको आगे ले चलूं उस पॉइंट पे। अभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि कैसे चोरी को डिफाइन किया गया, यानी चोरी की प्रक्रिया क्या हुई कि जुर्माना और सजा की बात आई। अब देखिए, अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ये 2 प्रकार की स्थितियों के अपराध हैं। जरा इन अपराधों को समझने की कोशिश करिए, जो आपके इस मूल विधि का बहुत बड़ा अंग बनेंगे। और जब आप अधिकारी बनकर के वहां जाओगे, इन चीजों का सीधे सामना समाज में आपके साथ होगा। ये चीजें आपको बड़ी मदद करेंगी, ये सहूलियत आपको मिलेगी, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखिए, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, ओके, और असंज्ञेय अपराध। अब देखिए जरा पूरे पॉइंट को। असंज्ञेय अपराध, ये 2 अपराध हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात समझना आपको ये है, जो संज्ञेय अपराध की स्थिति है, इसके कोई भी ऐसा अपराध जो बहुत ही ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता हो, इसमें सबसे बड़ी बात समझनी आपको ये है, संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ओके गाइस, ये बात आपको समझनी है। ये आपके संज्ञेय अपराध में है, यानी जो बहुत ही बीभत्स किस्म का अपराध हो, बहुत भीषण किस्म का अपराध हो। नहीं, कभी कभी क्या होता है, हर भीषण किस्म के अपराध को संज्ञेय अपराध नहीं समझा जाता, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पे है, विचार पे है। कुछ ऐसे अपराध हैं जो लगते हैं कि बहुत भयावह किस्म के हैं, लेकिन वो संज्ञेय अपराध नहीं है। उसकी पूरी लिस्ट हम आपसे बात करेंगे, आप कौन से संज्ञेय अपराध की श्रेणी में चीजें आती हैं और कौन से असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में चीजें प्रस्तुत होती हैं। बड़े आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो, वेरी एग्जैक्टली एट ऑल, आई थिंक सो। अब देखिए, ये वारंट क्या है? अदालत का आदेश है, ये मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। ये वारंट एक ऐसा अदालती आदेश है जिसके माध्यम से पुलिस संबंधित व्यक्ति को, जिसके लिए वारंट दिया गया, जिसका नाम उसमें उल्लिखित किया गया है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। यू कैन अरेस्ट उस पॉइंट पे। अब बात समझनी इसमें आपको ये है, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में क्या है, इसमें वारंट की आवश्यकता होती है, इसमें मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता होती है। वारंट की आवश्यकता, ये असंज्ञेय अपराध में दिया जाता है। यानी कैसा अपराध,
जो संज्ञेय किस्म का नहीं है, असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में उसको मेंशन किया जाता है। अब बात ये समझनी होगी आपको कि जो ये संज्ञेय अपराध है, अब इन सब अपराध को निस्तारण के लिए या उसकी कहां से आपको मदद मिलेगी, इसलिए लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं। ओके गाइस, पुलिस। फिर पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस ये देखने का प्रयास करेगी कि ये संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। यदि वो संज्ञेय अपराध है तो उसके लिए एफआईआर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो लॉन्च करेगी और जांच करने का प्रयास करेगी। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस संज्ञेय अपराध के लिए ये एफआईआर है और असंज्ञेय अपराध के लिए एनसीआर है। ओके, नॉन कंजेबल रिपोर्ट या असंज्ञेय अपराध निवारण प्रतिवेदन या असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन, यू कैन से, ऐसा आप कह सकते हैं, असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन एनसीआर। अब एनसीआर जो है, जैसे असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत किया गया, पुलिस एनसीआर पहले देखते हैं कि अक्सर आप देखते हो एफआईआर पुलिस नहीं लिखती, तो एनसीआर उसको प्रस्तुत करती है और एनसीआर लॉन्च करने के बाद फिर यही एनसीआर जो है, अगर देखते हैं उसमें कुछ गंभीर किस्म की बात हो गई है, कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, कोई चोट वगैरह गंभीरता उसमें आ गई है, तो यही एनसीआर जो है वो पुलिस एफआईआर में परिवर्तित कर सकती है। ये बात समझ ली, उसके ऊपर है वो परिस्थितियों को देख करके, अब हाँ उसका निवारण या वो चीज बिल्कुल एफआईआर सही है या गलत है, इसका निस्तारण तो न्यायालय करेगा, ये चीजें न्यायालय में जाएंगी, लेकिन कम से कम पुख्ता चीजें होनी चाहिए। अब पुलिस क्या करेगी, एफआईआर जैसे कर लिया या एनसीआर करके, तो फिर क्या करती है, इन सब की विवेचना करती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जाते हैं। ओके, विवेचना को प्रस्तुत करते हैं, और जब विवेचना को करते हैं तो विवेचना क्यों की जाती है? विवेचना को इसलिए किया जाता है वो साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एविडेंस। ओके गाइस, एविडेंस इकट्ठा करते हैं। जब हम साक्ष्य को लेकर के आते हैं, अब देखिए एविडेंस तो पुलिस इकट्ठा करी, अब एविडेंस यदि साक्ष्य, आप समझने की जरा कोशिश करिए इस बिंदु को, यदि एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है, अगर पर्याप्त हो गए, अगर साक्ष्य आपका सफिशिएंट हो गया, एप्रोप्रिएट साक्ष्य अगर हो गए, तो यहीं पे जो एफआईआर है जो की गई है, मान लो साक्ष्य पर्याप्त हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट साक्ष्य मिल गए दोषी के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पे सजा डिक्लेयर कर दी जाएगी, पनिशमेंट। ओके गाइस, जब पूरा सबूत मिल गया है, पूरे एविडेंस आ गए हैं, और अदालत में उसको बुलाया जाएगा और वहां पे प्रूव हो गया वो चीज, तो उसको तुरंत पनिशमेंट वहां सुना दिया जाएगा। लेकिन यदि कम साक्ष्य है और उसको, हाँ एक बात है, पूरे आप साक्ष्य भी ले गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जज के उस ऊपर निर्भर करता है कि वो पूरे जो आप एविडेंस ले गए हैं वो आपसे वो सहमत है कि नहीं है। नहीं तो आगे की विवेचना के लिए वो प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन अगर प्रूफ यहाँ पे आपने साक्ष्य पूरे कर दिए तो पनिशमेंट वहीं वो सुना सकता है, उसको कोई उसमें और विचार करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब असंज्ञेय अपराध है, जो इसकी मैंने एनसीआर जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कम साक्ष्य है तो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा सारी प्रवृत्तियों के बारे में। हालांकि कोई भी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं, आई एम एब्सोल्युटली इनोसेंट, वो इनोसेंट कहेगा मैं इनोसेंट हूं मिलॉर्ड, तो ऐसी स्थिति में आगे विवेचना की जाएगी और उसको मौका दिया जाएगा।
कि आप और प्रस्तुत करिए इसके प्रति साक्ष्य। अगर सारी चीजें दुरुस्त हो जाती, मुकदमे को और आगे नहीं चलाया जाता, तो एक चीज और होती है, वह होती है एफआर, फाइनल रिपोर्ट, जिसको पुलिस लगा करके दे देती है। यानी इस पर और ज्यादा विवेचना की जरूरत नहीं है। अब हमने जितने सबूत इकट्ठा करने थे मिलॉर्ड हमने सारे कर लिए हैं, लेकिन अब इस मैटर पे या इस मामले पर, इस मुकदमे पर और इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं जान पड़ती। अब इस एफआर को फाइनल रिपोर्ट, यानी फाइनल रिपोर्ट को तो पुलिस मान के बैठ गई कि फाइनल रिपोर्ट है, जो अंतिम रिपोर्ट इसको दिया गया। अब बात ये उठती है कि क्या फाइनल रिपोर्ट को, एफआर को जज न्यायविद मानने के लिए बाध्य है? नहीं, वह फाइनल रिपोर्ट को बाध्य मानने के लिए नहीं हुई। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे मोटरसाइकिल कोई चोरी हो गई, किसी की कार चोरी हो गई, तो वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रहती है। एक निश्चित समय होता है तभी आप एफआईआर लगा सकते हैं। कुछ समय तक खोजबीन करने के बाद तो पीड़ित व्यक्ति जाता ताकि उसको इंश्योरेंस वगैरह मिल जाए, उसके थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, तो पुलिस के पास जाती, भाई देखिए हमारी समस्या इस प्रकार से है, आप इन्वेस्टिगेट जितना किए हैं ठीक है, हम आप इन्वेस्टिगेट से सहमत हैं, अब हम चाहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट आप लगा करके अदालत में, ताकि हम अपनी प्रक्रिया को आगे जारी रख सकें या हमें कुछ सहूलियत मिल सके। तब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करके पूरे सारे प्रावधानों को देख करके तब एफआईआर लगा करके वो वहां पे प्रस्तुत करती है न्यायालय में। और न्यायालय में वहां पे जज पूछता है पीड़ित व्यक्ति से, क्या आप और इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? जब वो कहता है कि नहीं मिलॉर्ड, हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, पुलिस से हम कार्य से संतुष्ट हैं, इसी परिस्थिति में उस समय जज जो है उस एफआईआर से संतुष्ट होकर के उसको मेंशन करता है। तो ये आपके सामने अभी जो मैंने प्रस्तुत किया, अभी इसका जो शुरुआती जो दौर है आपके मूल विधि का, उसमें जो मैंने ऑस्टिन से शुरू किया, जैसा कि उन्होंने संप्रभुता की बात की, और फिर इसके बाद मैंने अभी जो जिक्र किया, यहाँ देखो 1860 लिखा हुआ है, 1860। इसका मतलब यहाँ पे क्या, अर्थात ये जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो इतने में बन करके तैयार हुई, वो उसका संकेत ये है, इट्स अ इंडिकेशन एट ऑल, ओके। और दंड प्रक्रिया संहिता में ये जो प्रक्रिया भी आपने देखा, ये आप उसके ये सब चीजें उसका अंग है आपके सीआरपीसी का, ओके। सीआरपीसी वेरी एग्जैक्ट वन, यू कैन फाइंड आउट। दंड प्रक्रिया संहिता यानी प्रोसीडरल लॉ है, वो प्रक्रिया के तहत चलती है। इसलिए सीआरपीसी जो है, आप पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हो, आप दरोगा बनने जा रहे हो, ऐसी स्थिति में इसकी बड़ी ही अनिवार्यता है। यानी आप देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस जरा देख लीजिए। इसमें चूंकि अपराध के गठन की स्थितियां क्या होती हैं उस पर प्रक्रिया है, जो मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है, इंडियन पेनल कोड, और आप सीआरपीसी जो है वो आपका ये प्रक्रियात्मक प्रोसीडरल लॉ इसको कहा जाता है, इट्स कॉल्ड प्रोसीडरल लॉ। तो आप बिल्कुल ही एक आसान तरीके से मैं एक एक बिंदु को लेकर के परिभाषित करूंगा। आईपीसी में किस प्रकार की धाराओं का उल्लेख किया गया है आपके सिलेबस में, देखिए आईपीसी पूरी पढ़नी नहीं है आपको कहाँ कोई एडवोकेट नहीं बनना है, आपको पूरी सीआरपीसी नहीं पढ़नी है, आपको एक निश्चित मापदंड उसके हैं, एक निश्चित उसकी धाराएं हैं, जिनको जानने के बाद आप अपने जो पॉलिशिंग है उसको अच्छे ढंग से पॉलिश कर सकेंगे और बड़े अच्छे तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हो। यू कैन मैनेज दैट क्राइटेरिया इन वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी एग्जैक्ट वे, आई मीन टू से, ये मेरा कहने का मतलब इसमें रहा है। आगे जब उसमें आप पढ़ेंगे उस सिलेबस में, आप नैसर्गिकी न्याय के सिद्धांत आएंगे, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद जनहित याचिका भी आपके सिलेबस में है, वो पॉइंट आउट किया गया है। इसके बाद में घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अत्याचार से महिलाओं को बचाने की जो प्रक्रिया, उसके लिए अधिनियम जो बनाए गए, यातायात अधिनियम के, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम, यानी उनके अत्याचार से बचाने के जो अधिनियम बनाए गए, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ये आपके सिलेबस में उसको हैंडल किया गया है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दैट प्रोसेस एट ऑल। तो मैंने कहा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, यू हैव नॉट टू बी फ्राइटेंड एट ऑल। मैंने जो आपसे जिक्र किया इसको कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर सेल्फ एंड इन वर्क,
अपने कार्य पे विश्वास रखते हुए, हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है जहां आप अपने उपलब्धियों के राजमहल आप खड़े कर सकते हो। हाँ, धाराएं हैं जिनको आपको याद करना है, और पढ़ाते पढ़ाते ही, ऐसे आप पढ़ने के दौरान ही आपको एक एक चीजें रट जाएंगी। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को महसूस किया होगा और सही होगा। ओके, अगले लेक्चर में मैं आगे प्रोसीड करूंगा और बिंदुओं पे लेकर के। ओके गाइस, थैंक यू।